दोस्तों, आज मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ घर के बैकयार्ड पे। ये एरिया मलीर देतानों का एरिया है और करंटली मेरे पास वाइल्ड लाइफ कैमरा तो नहीं है, लेकिन मैं बटरफ्लाइज़ और बारिश के बाद होने वाली हरियाली को ऑब्ज़र्व करने के लिए आया हूँ। और कुछ प्लांटेशन की है मैंने, उनको भी ऑब्ज़र्व करने के लिए आया हूँ। तो हमारे यहाँ लोकल बलूची में इसको कहते हैं करबट। तो यहाँ पे ये जो प्लांट है वो महदूम हो रहा था, तो कुछ कहीं से मैंने ला के इनको खुद बीज लगा के उगाया था और अब मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। और बारिश के बाद मुझे उम्मीद है कि उनको ज़्यादा चैलेंज नहीं आएगा। और ये जो प्लांट है, अभी तो मुझे उसका इंग्लिश नेम याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि फिर रिमार्क्स में उसको ऐड करूँ बाद में। अभी ये प्लांट्स थोड़े से छोटे हैं। एक जहाँ मैंने लगाया है ये दरख्त और बेल का कंबाइंड एक किस्म है जो लोकल स्पीशी प्लांट की। और मलीर में ये पहले बागात के बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता था। और आपको ये कॉमन लाइन जो है बटरफ्लाइज उड़ती हुई नज़र आई होगी। तो बागात के बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए या मवेशियों से बचाने के लिए इसको प्लांट करते थे बॉर्डर्स पे। उस पे ये कि हवा भी कंट्रोल होती थी और ये प्लांट्स जो है वो ग्रो भी करते थे। तो सेकंड प्लांट मैं अपना चेक कर रहा हूँ कि मैंने लगाया कहाँ है। मेरा बैक साइड पे यहाँ लगाया है। ये मेरा सेकंड प्लांट है। और ये साइड में लगाने का मतलब ये है कि जो ये ज़मीन जिनकी है उनको भी डिस्टर्ब ना करे, जो बैक साइड पे जो ज़मीन है जिनकी खेती बाड़ी है उनको भी डिस्टर्ब ना करे। तो ये दोनों प्लांट्स मेरे बिल्कुल प्रॉपर लगे हैं, क्योंकि ये मैंने पहले बार बारिश के बाद लगाए थे और इनको सिर्फ एक बार मैंने पानी दिया है। चूँकि इस वक्त कराची का मौसम बहुत आइडियल है और अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश के पानी के साथ जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कराची में। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो ज़्यादातर आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये नेचुरल सारे बारिश के बाद खुद ही लगते हैं। बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो परिंदे उनको जो है वो खाते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, वो बारिशों में लग जाते हैं। ये पीलू का दरख्त है, आपको नज़र आ रहा है अगर ये बॉर्डर के तौर पर भी लगा है। एक दो एरियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है और इसकी खूबसूरती अपनी जगह। और ये बहुत सारे परिंदों रेप्टाइल्स के लिए बहुत बेहतरीन एक दरख्त है और हमारे यहाँ कुदरती तौर पर लगता है, मतलब ये यहाँ की लोकल स्पीशी है। और ये नीम है, ये कटारे का दरख्त है, इसे इमली भी कहा जाता है। ये मेरे बच्चे साथ हैं, मुरवारिद है। मुरवारिद क्या कर रही हैं आप? हाँ, शी इज़ एंजॉइंग। कंबर, ये मेरा बेटा है। क्या कर रहे हैं आप? नहीं पता? अच्छा, घास काट रहे हैं। कंबर को मैंने मना किया था कि आपको घास काटने की ज़रूरत नहीं। ये जो बटरफ्लाई यहाँ घूम रही है, ये जो तितली यहाँ घूम रही है, इसको कहते हैं स्मॉल सोलोमन अरब। और वो सामने नज़र आ रही है। तो इस वक्त आप ये ग्रीनरी देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि बहुत ही सरसब्ज़ स्विट्ज़रलैंड जैसा आपको ये नज़ारा नज़र आ रहा है।
हम इस वक्त मलीर में हैं। आजी मुराद जाफर विलेज जो मेरा घर है, एक साइड पे मेरा घर है, वो जो नज़र आ रहा है वाइट कलर का, वो मेरा घर है। और इस वक्त बारिश की प्रेडिक्शन थी, लेकिन बारिश हुई तो नहीं है। आसमान साफ़ तो नहीं है, लेकिन जो ये बादल आपको नज़र आ रहे हैं, इस बादल को हमारे स्पेशली जो ये सामने वाला बादल है, इसको हम कहते हैं स्तीन। तो स्तीन जो वाइट कलर के बादल होते हैं, उनको बलोची में कहा जाता है। जब नए बादल बनते हैं और क्रिएट होते हैं और वो बहुत ही हेल्दी किस्म के नज़र आते हैं, तो उनको स्तीन कहा जाता है। और अगर कोई ताज की तरह या तुरबान की तरह जो है वो पगड़ी की तरह अगर ऊपर से उठा हुआ हो, तो उसको कहते हैं कोकर। बलूची में बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि पूरा इलाका जो है हमारे यहाँ बारिश से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है या वाटर टेबल है, वो डिपेंड करता है बारिशों में। और खेती बाड़ी पूरा बारिशों पर डिपेंड करता है। अगर एक साल बारिश ना हो तो लोग माशी तौर पर और दूसरे हवाले से बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो ये एक छोटा एरिया है जो गैराबाद है। यहाँ पे कोई फैमिली इशू है जो उनको आबाद नहीं कर रहे। लेकिन जो नुक्ता मैं उठाना चाह रहा हूँ ये है कि जो गैराबाद एरिया है वो बारिशों के बाद इतना लश ग्रीन होता है मलेर का। अगर हम इस ग्रीन बेल्ट को, कराची के इस छोटे से टुकड़े को, बचे हुए टुकड़े को अगर लेजिस्लेशन करके नहीं बचाएंगे तो कराची में यकीनन ब्रीदिंग प्रॉब्लम होंगे। आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। सांस का मसला, जो फ्रेश एयर है वो तो फ्रेश ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो कराची को फेस करने पड़ेंगे। स्पेशली बारिशें नहीं होंगी तो वो जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगा। और साइकिल, जब इकोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट नहीं होता तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत सारे परिंदे जो माइग्रेट करके यहाँ आते हैं वेदर के हिसाब से, जिसमें कुछ ब्रीडिंग सीजन में आते हैं, कुछ विंटर माइग्रेशंस में आते हैं, कुछ समर माइग्रेशन में होते हैं, तो वो बहुत सारे परिंदे नहीं आते। जब परिंदे नहीं आते तो इंसेक्ट्स बहुत सारे बढ़ते हैं। परिंदे बहुत सारे काम करते हैं, इको बैलेंस भी क्रिएट करते हैं, और इसके अलावा परिंदे जो हैं बहुत सारे प्लांट्स के जो सीड्स हैं या बीज हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं, और ये फर्दर प्लांटेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो यकीनन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो ख़त्म होंगी। मतलब आपके नए प्लांट्स नहीं लगेंगे, जो लोकल स्पीशीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, वाइप आउट हो जाएंगी। और इंसेक्ट जब बढ़ेंगे तो इंसेक्ट बढ़ने से बीमारियां जो है वो बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। और अभी हम कोविड की बात कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी वायरसेस जो है वो पैदा होती हैं इंसेक्ट की वजह से। इंसेक्ट्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन उनका बैलेंस होना भी ज़रूरी है। और यकीनन अगर हम नेचर को ज़िंदा रखेंगे, ग्रीन बेल्ट्स को बचाएंगे, तो जो गर्मी की शिद्दत है वो भी कम होगी, और जो वायरसेस हैं वो भी एक कंट्रोल हद तक रहेंगी। मतलब रहेंगी लेकिन कंट्रोल हद तक रहेंगी। और इको सिस्टम जिसमें बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो जो अपना साइकिल है वो लर्न कर रही होंगी, जिसमें वो बैलेंस भी हो रहे होंगे। और दूसरा, उनको काउंटर करने में उनको वो किसी का खुराक बन रहे होंगे, और वो पूरा एक साइकिल रन कर रहे होंगे। और इसी तरह वो इंसान को इस ज़मीन पे ज़िंदा रहने के काबिल बनाएंगी, और उनके लिए वो आलात मुवाफ़िक होंगे अगर वो खेती बाड़ी करते हैं। ये कौवे का कोई अभी घोंसला होगा, क्योंकि ये अभी पोस्ट ब्रीडिंग सीज़न है बहुत सारों के लिए, और बहुत सारों के लिए अभी ब्रीडिंग सीज़न है। तो
उनको वो मुझे वार्न कर रहे हैं कि आप यहाँ ना आएँ, यहाँ जो है हमारे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं गया हूँ। तो इस तरह के जो एरियाज़ हैं उनके लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास दरख्त नहीं होंगे या ग्रीन बेल्ट नहीं होगा तो क्लाइमेट चेंज का तो आप इम्पैक्ट सुन रहे हैं कि आपके पास अर्बन फ्लड आएगा। अर्बन फ्लड के भी रीज़न यही है कि अगर पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगी तो बारिशों के दौरान तो वो पानी जमा होगा, जो रूट्स हैं उनको बंद करेंगे, नदियों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर, मरीर नदी के ऊपर उनको उसको श्रिंक करके पॉपुलेशन बनाई जा रही है। अभी मलिर एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है, जिस सामने जो एरिया है जो आपको ये कच्ची नज़र आ रही है, उसके बैक साइड पे मलिर रिवर गुजरता है। वो जो बिल्डिंग्स हैं आपको जो नज़र आ रही हैं, वहाँ से मलिर रिवर वहाँ से गुजरता है, और ये अब वहाँ से मलिर एक्सप्रेस वे गुजारना चाह रहे हैं। तो इस ग्रीन बेल्ट को, जो कराची की बका है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, वो पूरा उस एक्सप्रेस वे से डैमेज होगा, और उसमें जो बेनिफिट लेने वाले हैं वो बहुत कम है। क्योंकि इस तरफ, जिस तरफ ये मलिर एक्सप्रेस वे को लेके जा रहे हैं, वहाँ बहुत पॉपुलेशन, बहुत इंतहाई लिमिटेड पॉपुलेशन है। अभी DHA कंप्लीट नहीं हुआ, और बैरिया में लोग बहुत ज़्यादा नहीं रहते, और बैरिया में जिस तरह के लोग रहते हैं उनके लिए अभी भी लहरी एक्सप्रेस वे के थ्रू शहर जो है बहुत इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन इन्होंने चूँकि पावरफुल लोग हैं और वो पब्लिक फंड से इस रोड को बना रहे हैं, लेकिन उस रोड के बनाने का जो इम्पैक्ट है 27 बिलियन रुपीस अभी इन्होंने बोले। लेकिन अमूमन ऐसा होता रहा है जैसे BRT प्रोजेक्ट कुछ बिलियन से शुरू होके अब कैसे कितने सारे बिलियंस में जाके पहुंच गया है, वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट से कितना ऊपर चला गया है, ये भी ऊपर जाएगा। और लेकिन अभी हम 27 बिलियन की बात करते हैं, जो पब्लिक फंड है। इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिकल बहुत बुरी कंडीशन में है, लेकिन उस पब्लिक फंड से हम उसको बनाने जा रहे हैं। और बनाने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि चंद 100 या चंद हज़ार लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, उस रोड को यूज़ करेंगे। उनका 15 से 19 मिनट उनका बचेगा अगर वो DHA की तरफ जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे क्या क्या होगा, उसका इम्पैक्ट। ये जो मलिर रिवर है, ये कराची की जो सबसे रिचेस्ट इकोलॉजिकल एरिया है, कॉरिडोर है, जो कीर्तन नेशनल के पहाड़ों से होता हुआ समंदर की तरफ आके गिर जाता है। इस कॉरिडोर को जो रिचेस्ट साइड है वो है राइट साइड। अगर हम जहाँ से ये रिवर आ रहा है उस साइड से नोट करें तो ये राइट साइड कहलाता है। जो राइट साइड ज़्यादा रिचेस्ट है, वहाँ पे ये बटरफ्लाइज आपको नज़र आ रही है, ये सलमान अरब हैं, स्मॉल सलमान अरब जी। तो बात करें तो राइट साइड ज़्यादा रिचेस्ट है, और उस पूरे एरिया को ये इस तरह डैमेज करेगा कि एक तो मलिर रिवर श्रिंक होगा, क्योंकि इन्होंने जो अभी तक जाम सादिक ब्रिज से जुम्मा गोट तक इन्होंने जो बनाया है, उस पूरे एरिया में इन्होंने रिवर बेड को यूज़ किया है, श्रिंक किया है रिवर बेड को। तो रिवर बेड को मतलब नदी के चौड़ाई को तंग किया है। तो तंग करने से क्या होगा कि वो पानी जो है अपोजिट साइड पे जो है वो अपना ज़ोर मारेगी, और जब अपने लिमिट से मतलब 300 mm या 200 mm की बात करें हम, 200 mm अगर मिलीग्राम जो है वो बारिश होगी तो वो यकीनन कोरंगी वाली साइड पे बहुत बुरी तरीके से फ्लड करेगी। तो ये तमाम एरियाज़ भी अफेक्टेड होंगे। उसको एक तो ये कि अर्बन फ्लड के चांसेस हैं, सेकंड ये है कि वो उस कॉरिडोर को पूरा डैमेज करेगा जो रिवर के अंदर से गुजर रहा है। और उससे लगता ये है कि
जो एक्वाफेयर है अंडरग्राउंड वाटर का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जिनके पास लाइन से पानी नहीं आता, वो अंडरग्राउंड बोर से पानी यूज़ करते हैं। तो वो तमाम लोग जो बोर से पानी यूज़ करते हैं वो मुतासर होंगे। ये भी ब्रीडिंग वाले बिहेवियर दिखा रहा है। ये रेड वेटेड लैपिंग है, और ये लैपिंग जो है अभी इसके शायद बच्चे हों कहीं पे। ये ग्राउंड पे ही ब्रीड करते हैं और इनके बच्चे भी ग्राउंड पे रहते हैं। तो वो जब बनाएंगे तो रिवर बैंक और रिवर बेड दोनों डैमेज होंगे, और जब ये डैमेज होंगे तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है, जो बारिशें हमारे यहाँ मोस्टली मानसून में होती हैं, या नॉर्दर्न वेव्स भी आती हैं सर्दियों में हमारे पास, लेकिन मानसून की बारिशों में मोस्टली पानी आता है, तो वो एक्वाफायर को इतना फिल कर देता है कि एक साल भर के लिए वो इनफ पानी होता है, लोग उसको यूज़ करते हैं और यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हम जो है इस समझ रहे हैं, हम जैसे हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पानी के हवाले मली रिवर में बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, जैसे डिम्यूटी वाटर सिस्टम, बल्क वाटर सप्लाई सिस्टम था जो कराची का पहले, अब भी वो कुछ हद तक बहाल है और यूज़ हो रहा है। वो ब्रिटिश दौर में तो यूज़ ही वही होता था, अब तो अब डैम यूज़ हो रहा है, और कलरी झील से जो दाबी पंपिंग स्टेशन के थ्रू लाइन पे सप्लाई हो रही है। तो ये बहुत सारे एरियाज़ जो है वो, अब जब अंडरग्राउंड वाटर की रिफिलिंग नहीं होगी, मतलब बारिशों का पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, और जो कुदरती जो टैंक्स बने हुए हैं अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर, वो वाटर टेबल अगर रिफ़िल नहीं होता तो क्या होगा कि कराची के लोग बोर के लिए कोयटा की तरह 1000-1200-1500 फीट के बोर लगाएंगे, और फिर ये होगा कि वो वहाँ से भी पानी नहीं मिलेगा। और कराची जो कि समंदर के करीब है, तो वो सारा खारा पानी होगा जो नाकाबिले इस्तेमाल होगा। ना आप कब से कपड़ा धो सकेंगे, ना शावर कर सकेंगे, ना नहा सकेंगे। तो इस एरिए को बचाने के लिए सरकार को कानून साजी करनी होगी, इनको इन ज़मीनों को बचाना होगा। यहाँ के ज़मींदार को कुछ बेनिफिट नहीं है, ये बहुत सारे ज़मीनें खाली हैं, उन्होंने होल्ड करके रखी हुई हैं कि आगे जाके वो यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन जब खेती-बाड़ी के लिए यूज़ नहीं होगा और खेती-बाड़ी से उनको एक मुनासिब पैसा नहीं मिल रहा होगा, तो क्या करेंगे? वो अपनी ज़मीनें बेच देंगे और वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। इन ज़मीनों की जो करंट वैल्यू है मलीर में, वो 8 करोड़ रुपए का 1 एकड़ है। तो कुछ सालों बाद यकीनन ये 10-12 करोड़ तक जाएगा पर एकड़, और मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, रोड वाली साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये अगर किसी के पास 4 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, मतलब 15 करोड़ 20 करोड़ की उनके पास अगर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से अगर वो लाख रुपए भी घर नहीं ला सकते पर मंथ, वो अपना घर नहीं चला सकते, तो क्या करेंगे? वो बेचेंगे। जब बेचेंगे तो ये जो बचा कुचा ग्रीन बेल्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो मलिर एक्सप्रेस वे जैसे प्रोजेक्ट्स, डीएचए सिटी और बैरिया जैसे प्रोजेक्ट्स मलील को खा रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। फिर ये बिल्डर माफिया पैसे लेके हर दरवाजे पे खड़े हुए हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं उनको बेचने के लिए प्रेशर कर रहे हैं। फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक ने बहुत बड़ा एक अजाब किया कि इतने बड़े बड़े इनको बिल्स भिजवाए कि उनके पास पे करने का ऑप्शन ही नहीं था। जब ये मंडी पे जाते हैं, मिसाल के तौर पर खीरा किसी ने लगाया है, तो मंडी में वो 10 रुपये किलो जा रहा है, 400 रुपये मन जा रहा है, और अगर आप लेने जाते हो खीरा, तो वो आपको एक आम कस्टमर को वो 70 रुपये केजी मिल रहा है। मतलब ज़मींदार जो मेहनत करे, बिजली के पैसे दे, हल चलवाए, लेबर लगवाए, सारी मेहनत के बाद उसको 10 रुपये मिलते हैं एक्सपेंस करने के बावजूद। और जो मार्केट से, सब्ज़ी मंडी से
एक ग्राहक तक पहुंचता है, उसमें 60 रुपये, 50-60 रुपये उनको मिलते हैं। तो उस साइकिल को स्टडी करने की ज़रूरत है। इस हवाले से गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, ज़मींदार को रिलीफ देने की ज़रूरत है, जो कराची जैसे एक्सपेंसिव सिटी में बहुत मतलब प्रॉपर्टी रखते हुए भी अपना गुजारा नहीं कर सकते, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। तो इस तरह की चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत है। इस तरह के बहुत सारे मंसूबों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सिर्फ कंक्रीट से आप कराची को रन करेंगे, ठीक है, कंक्रीट में बहुत पैसा है, बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं, लेकिन इस तरह बगैर प्लान के अगर आप कंक्रीट जमा करेंगे, चले आए, कंक्रीट जमा करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे एरियाज़ को आपने कराची के अंदर जम कर दिया। अब एक तरफ अब रिवर ने कराची को रोका हुआ है, तो दूसरी तरफ पिपरी रिवर ने कराची को रोका हुआ है। और अगर कराची का ये फैलाव नहीं रुका तो क्या होगा? कराची मज़ीद फैल जाएगा, ठट्ठा तक पहुंच जाएगा। यहाँ से तो एक नूरियाबाद तक तो पहुंच चुका है, और एक तरफ हब को टच कर रहा है। ठट्ठा को भी तो टच कर चुका है, लेकिन ठट्ठा के अंदर पहुंचा नहीं। लेकिन कुछ वक्तों में ये सारे सिटीज़ कंबाइंड हो जाएंगे, और किसी के पास ये ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो अपनी ज़मीन को ना बेचे, क्योंकि सरवाइव तो करना है लोगों ने। तो जब वो खेती बाड़ी से सर्वाइव नहीं करेगा, तो वो ज़मीन बेच कर अल्टरनेट बिज़नेस पे जाएगा। अभी आपको यहाँ कुछ कंक्रीट नज़र आ रहा है, ये ब्लॉक का काम हो रहा है। ज़मींदार को ज़मींदारी से कुछ नहीं मिल रहा, ये एक आबाद ज़मीन है, कुछ नहीं मिल रहा, और उनको अपना काम चलाने के लिए पोल्ट्री फार्म और ब्लॉक वाले को रेंट पे ये जगह देनी पड़ रही है, ताकि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकें, करोड़ों और अरबों रुपए की ज़मीन रखने के बावजूद। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कराची सिर्फ कंक्रीट का जंगल होगा, और कुछ वक्तों में रहने के काबिल नहीं होगा। गर्मी ऑलरेडी 2 सेंटीग्रेड 1.5 से 2 सेंटीग्रेड तक का डिफरेंस काउंट कर रहे हैं साइंटिस्ट, और कुछ सालों में ये 4 तक पहुंच जाएगा। जब 4 तक पहुंच जाएगा तो कराची में ना पूल उग पाएंगे, ना आपको समर नज़र आएगा, ना विंटर नज़र आएगा। सिर्फ आपको जो ये डिफरेंस है, ये स्प्रिंग स्पेशली जो आपको है, समर कह रहा था मैं, स्प्रिंग आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये सारे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, और सारे महीने समर के होंगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि हम कराची को छोड़ के कहीं और चले जाएं, क्योंकि कराची के साथ आप इस तरह जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इसमें आप सरवाइव ही नहीं कर सकते कि सिर्फ कंक्रीट में रह के आप ज़िंदा रह पाएँ। कुछ वक्त आप एसी चला लेंगे, और कुछ वक्तों बाद आपकी जो एसी की तादाद बढ़ती रहेगी, तो वो कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ करता रहेगा। और कंक्रीट का अपना एक टेम्परेचर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ घर सारे मलिर रिवर से कराची को कंक्रीट रेती सप्लाई की गई है। इसमें मलिर रिवर को तबाह किया है, ज़मीन ग्रीन बेल्ट को पूरा तबाह किया गया है। लेकिन अब भी जो बचा है उसको हम बचा सकते हैं, और लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। और हम कोशिश करें कि आपको ये एक सेशन करवाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो ग्रीन बेल्ट आपको दिखाया जाए कि ग्रीन बेल्ट स्टिल कराची में एग्जिस्ट करता है। अगर बचे कुछ ग्रीन बेल्ट को आप बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सब कुछ हो जाएगा। जो ऑक्सीजन कराची को मिल रही है इस ग्रीन बेल्ट से, वो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, और फिर आपके पास जो एयर होगा, जो हवा होगी, वो टॉक्सिक होगी, और
और आप उस टॉक्सिक एयर में जब सांस लेंगे तो आपको बीमारियाँ होंगी, तो आपको मास्क यूज़ करना पड़ेगा या लिमिटेड तरीके नए नए आपको क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आप सरवाइव कर सकें। अभी मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक मैंने कोशिश की है कि मैं इस मैसेज को पहुंचा सकूं कि इस ग्रीन बेल्ट को बचाने के लिए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कराची के बाकी इलाकों की तरह ये भी तबाह हो जाएगा, और जो क्लाइमेट के इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। जो लोग अभी कराची में रह रहे हैं क्योंकि कराची रहने के काबिल है, लेकिन कुछ वक्तों बाद मौसमी तब्दीली ऐसी होगी कि हीट वेव्स पे हीट वेव्स ही आएंगे, और ना कोई यहाँ रह सकेगा, और जो मजबूर होंगे तो रहेंगे और वो बीमारियों में दुश्वारियों में रहेंगे, और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा वो यहाँ से माइग्रेट करके चले जाएंगे। तो इसको बचाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि वॉइस क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरा रिकॉर्ड करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम कराची की बात करें, कराची के ग्रीन बेल्ट मलिर की बात करें, हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, हम अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की बात करें। तो आज मैं यहाँ एंड करता हूँ। कोशिश होगी कि मैं कभी कभी लाइव कर सकूँ। कुछ टेक्निकली मैं बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हूँ इस मामले में, तो आगे कोशिश करेंगे कि बेहतरी है। आपके मशवरे बहुत अहम होंगे मेरे लिए, और मैं जनरली उर्दू और बलूची में लाइव करता हूँ या रिकॉर्ड करता हूँ या वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आज उर्दू में बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने समझें इस मसले को, तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतरी होगी। चलें जी, मेरे बच्चे भी निकल गए हैं घर की तरफ और मैं भी जा रहा हूँ, तो ये साथ रहेगा। आपके मशवरों का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो यकीनन आप मशवरा ज़रूर दें ताकि मैं लाइव करने के तरीके सीखूँ, आपके मशवरों पे अमल करूँ, टॉपिक्स पे बात करूँ। मैं अभी आज मैंने वाइल्ड लाइफ पे कोई बात नहीं की बहुत ज़्यादा, तो मेरा जो बेसिक फील्ड है वो तो वाइल्ड लाइफ ही है, और उस पर यकीनन मैं लाइव करूँगा और फील्ड जाऊँगा तो आपको फील्ड में जो चैलेंजेस आते हैं और जिस तरह के बर्ड्स अवेलेबल हैं वो बर्ड्स दिखाऊँगा। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं इसको हमारे यहाँ बलूची में कहते हैं पन्नू। उर्दू का नाम मुझे नहीं पता, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वुड एप्पल। मैं आपको यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ कि जो गिरा हुआ होगा पका हुआ वो मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा जी, तो जी ये आप चेक कर रहे हैं, ये है वुड एप्पल, ठीक है। ये खट्टा मीठा होता है और ये बिल्कुल तैयार है इस वक्त। इसको इसमें खास किस्म की स्मेल आ रही है, बहुत ही एक स्पेशल स्मेल होती है इसकी, और इसका दरख्त जो है काफ़ी बड़ा होता है। ये तो इतना पुराना नहीं है, इसको 20 से 30 साल हो गए, गालिबन 30 साल हो गए होंगे। और वो जो सामने दरख्त है वो तकरीबन 20 साल का है, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा, 25 साल हो गए होंगे। लेकिन ये हमारे पास अभी एक दरख्त था पहले, वो कोई 500-1000 साल पुराना था। मतलब एग्जैक्टली हमें वो एज तो नहीं पता, लेकिन जब से मैं हमारे आबा अजदाद रहते हैं उससे पहले वो मौजूद था। वो ख़त्म हो गया, वो किसी वजह से उनको काटना पड़ गया। लेकिन एक और दरख्त है, वो कोई 150 साल पुराना दरख्त है, वो अभी मौजूद है। किसी दिन मैं उस तरफ अगर लाइव करूँगा तो मैं आपको
वो तरफ दिखा दूँ। तो हम कराची की बात करते रहेंगे, हम मलीर की बात करते रहेंगे, हम ग्रीन बेल्ट की बात करते रहेंगे। जो सजेशंस हैं वो आपके चाहिए होंगे यकीनन मुझे, और उम्मीद है कि आप मुझे अपने सजेशन से आगाह करते रहेंगे। साउंड का अगर प्रॉब्लम है तो मैंने माइक यूज़ नहीं किया है, मैं डायरेक्ट कैमरे के से यूज़ कर रहा हूँ। यकीनन हवा चल रही होगी और यहाँ मुश्किल आवाज़ आ रही होगी आपको, या दुश्वारी हो रही होगी। कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम मैं माइक या म्यूट करके बात करूँ। म्यूट करके बात तो नहीं होगी, लेकिन म्यूट करके आपको सीन्स दिखाऊँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं माइक यूज़ करूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि ये जो आवाज़ है वो ख़राब ना हो, आप तक मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ।